जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सामान्य वर्ग की बात तो कर ही नहीं रही है। उनको SC, ST और OBC, ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो हमने ये सुनिश्चित किया कि यदि आपको सामान्य वर्ग की जरूरत नहीं है, उनके वोटों की जरूरत नहीं है, तो हम नहीं देंगे। इनके भविष्य की बात करेगा तो हमने ये सुनिश्चित किया कि प्लेटफॉर्म हमारा होगा। इसलिए हम लोगों ने सामान्य वर्ग के राजनीतिक क्षेत्र के भविष्य के लिए और प्रत्येक क्षेत्र के भविष्य के लिए हमने एक पार्टी की घोषणा की। 50% के आसपास सामान्य वर्ग की संख्या इस देश में है। आप सर्वे करवा लो ना हो। करणी सेना के फाउंडर मेंबर भी सबसे पहले सर आपके पास आएंगे, होती रहेगी सुनवाई। लेकिन अब ये जो राजनीतिक परिस्थितियां हुई, आज 19 मार्च है और 19 मार्च में लोगों के दिमाग में तमाम तरह के संशय भी हैं और भरोसा भी है। UGC का वो नया कानून जिसको लेके पूरे देश में हाहाकार मच गया। पहली बार सवर्ण समाज सड़कों पर आया, उसको भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता था, उसने खुलकर केंद्र सरकार का विरोध किया। बाद में जो दूसरे पक्ष है उसने भी सड़कों पर मांग की कि UGC को वैसे ही लागू किया जाए बल्कि और सख्त किया जाए। हमारे साथ यहाँ पर राष्ट्रीय करणी सेना के क्षत्रिय करणी सेना के राज सिंह शेखावत सर हैं, सनातन करणी सेना के फाउंडर मेंबर भी सबसे पहले सर आपके पास आएंगे, होती रहेगी सुनवाई। लेकिन अब ये जो राजनीतिक परिस्थितियां हुई, आप लोगों के या जो भी सवर्ण लोग थे उनके कहीं ना कहीं ज्ञान चक्षु खुले। क्या खुले? क्या लगा राजनीतिक परिस्थिति हमारे पक्ष में है ही नहीं? सब सालों से ये राजनीतिक पार्टियां हम सामान्य वर्गों पे लगातार प्रहार करती हैं, सालों से देख रहा हूं मैं जी। और अभी एक जो ऐसा काला कानून इन्होंने हम पे थोप दिया जिसमें हमारे बच्चों के भविष्य पे एक प्रहार हो गया। सब बच्चों के भविष्य की असुरक्षा हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने देखा, हमने 13 जनवरी से लेके अभी तक लगातार कई सारे आंदोलन कर दिए। दुख की बात देखिए साहब, हम इस लोकतंत्र में जी रहे हैं और हमें यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए ये लोग परमिशन भी नहीं देते, अनुमति देते हैं तो उसको वापस ले लेते हैं। तो साहब, एक तरफ आप उन लोगों को पूरी की पूरी व्यवस्था दे रहे हैं उनका आंदोलन करने की, और दूसरी तरफ जब हम आंदोलन के लिए मांग करते हैं, जब हम हमारी बात रखने के लिए आपसे अनुमति मांगते हैं तो आप अनुमति हमारी देते हैं फिर कैंसिल कर देते हैं। तो ये एक जो दोहरी राजनीति है उसका हम बड़े कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। आपने कहा कि हमें काफी समय से किया जा रहा है, हमारे आपकी समझ में पहले क्यों नहीं आया? नंबर एक बात यह है। दूसरी बात, मैं जब इस पूरी चीज को देखता हूं तो कोई भी जब कानून बनता है या कोई भी नया नियम लागू होता है, कोई भी बिल आता है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि सरकारों का या पार्टियों का वोट बैंक का मकसद होता है। और यहाँ पर हमें लगा कि जब लगातार राहुल गांधी ने, आप कह रहे हो कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मैं सुन रहा था, आप कह रहे हो वोट नहीं दोगे, मानता हूँ गुस्सा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी ने और RJD ने बिहार में हर जगह ये कहा कि OBC का 65% है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये सब बातें हुई, यानी कि संख्या कम है। ये दोस्त तो नहीं है। राष्ट्रीय परिवार नियोजन चला, आपने अपनाया और लोगों ने अपनाया, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक गेम हुआ। उसके बाद कोर्ट में आकर के SG जो है तुषार मेहता वो भी बात नहीं रखते। तो ये गेम तो है ना, किसकी तरफ जाओगे? सपा भी कह रही है PDA, करोगे क्या? राजनीतिक ताकत हासिल कैसे करोगे? बिना राजनीतिक ताकत के तो लोकतंत्र में कुछ होगा नहीं। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न मुझसे किया है आपने, मैं उसका जवाब बहुत अच्छी तरह से आपको देना चाहता हूँ साहब। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सामान्य वर्ग की बात तो कर ही नहीं रही है। उनको SC, ST और OBC ही दिख रहा है। ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो हमने ये सुनिश्चित किया कि यदि आपको सामान्य वर्ग की जरूरत नहीं है, उनके वोटों की जरूरत नहीं है, तो हम नहीं देंगे, जाओ, नहीं देंगे आपको वोट। अब विकल्प क्या? बाकी पार्टियां भी विकल्प नहीं, वो भी SC, ST, OBC की बात कर रही है। विकल्प नहीं, उनके तो बातें खिली हुई हैं, सवाल हटेगा, भाजपा जाएगी, वो सत्ता में आएंगे। नहीं सर, सुनिए, समझ देखो, भाजपा ने ये कानून सदन में लाया, जिम्मेवार भाजपा है साहब, सरकार में भाजपा है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके दे दिया ना, आपको लिख के तो भेज दिया कि भाई मैंने जो रिकमेंड किया वो तो इसमें है ही नहीं। इसमें आप समझिए, सदन में कानून लाने वाली भाजपा, पास करवाने वाली भाजपा और UGC से लागू करने वाली भाजपा, सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बावजूद इसको रोल बैक नहीं करने वाली भाजपा। तो साहब, उसको जवाब देना ही हमारा दायित्व बनता रहा। दूसरी पार्टी पे मैं भरोसा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ साहब।
न कांग्रेस पे, न आप पे, न सपा पे, न बसपा पे, हमें किसी पे हमें भरोसा ही नहीं है कि वो सामान्य वर्ग के भविष्य की बात करेगा। तो हमने ये सुनिश्चित किया कि प्लेटफॉर्म हमारा होगा, इसलिए हम लोगों ने सामान्य वर्ग के राजनीतिक क्षेत्र के भविष्य के लिए और प्रत्येक क्षेत्र के भविष्य के लिए हमने एक पार्टी की घोषणा की, वो अखंड करनी पार्टी हमने बनाई। एक पार्टी और बनाई है अग्निहोत्री जी ने, वो है राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा। ये ऐसी पार्टी है, ये दोनों पार्टियां ऐसी पार्टियां जो खुल के कहती है हम प्राथमिकता सामान्य वर्ग के उन उपेक्षितों को देंगे जिनकी उपेक्षा इन पार्टियों ने की है। और मैनिफेस्टो जो हमारा होगा वो ऐसा होगा कि छात्र धर्म का निर्माण होगा। हम पक्षपात नहीं करेंगे, हम समानता की बात करेंगे, हम न्याय की बात करेंगे, लेकिन प्राथमिकता हम सत्ता के लिए। इन लोगों ने हमने प्लेटफॉर्म भी तैयार कर दिया। आप कानूनी बात के लिए, राजनीतिक बात अब आपकी तरफ भी, वो आपका प्रश्न था, उसका हमने जवाब दिया आपको कि हमें किसी पार्टी में भरोसा नहीं है, हमें हमारी पार्टी में भरोसा। दो पार्टी ने बना दी, इस पार्टी के माध्यम से हम आने वाले समय में सामान्य संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शेखावत जी बिल्कुल सही बात है, आपने एक रास्ता दिया है। अगर मैं सवर्ण हूँ, ठीक है, तो मुझे जो राजनीतिक परिस्थिति में जीत अगर दिखाई नहीं देती है, ये सवाल भी आपसे सवर्ण चाहेगा। जो बताया जाता है वो सवर्ण 17 से 20% है, सब मिला करके, मतलब ब्राह्मण, कायस्थ, बनिया। एक मिनट हम बात कर लूं, फिर आप जवाब दीजिएगा। मैंने कर लिए, नहीं, अरे सवाल खुलना तो सवाल गलत होता है। नहीं, सवाल गलत नहीं है, सवाल छुपाने से भाई उन गलत सवालों का जवाब अगर आप नहीं दोगे, सर जवाब देना चाहिए ना, सवाल मुझे करना चाहिए ना, करो आप। मैं वही पूछता हूँ क्योंकि आप कोई दिमाग में रह जाएगी तो आपका सपोर्ट नहीं, कंफ्यूजन रह जाएगा। और आप अगर जवाब दोगे तो मेरा उसके दिमाग में जो एक आंकड़ा दिया गया है वो आंकड़े आएंगे। जातिगत वो अलग बात है, वो सब बोलते भाई ब्राह्मण हो गया, कायस्थ हो गया, क्षत्रिय हो गया, कुछ खत्री हो गया, खन्ना दत्ता, ये सारे लोग हो गए, कुछ सिखों में सामान्य हो गए और कुछ हो सकता है और लोग। तो सवाल ये है, उनको पूरा आंकड़ के अगर जीत का आंकड़ा नहीं देखता है, ये चुनाव में कई बार होता है, मैं हो सकता हूँ गलत हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है ग्राउंड पे चुनाव कवर करते समय। तो उनके कॉन्फिडेंस के लिए आपको क्या जवाब है? सुनिए, मैं आपको बताऊं, मैंने प्रिंट मीडिया में खुद ने ये देखा है, प्रिंट मीडिया की बात कर रहा हूँ, करीबन 50% के आसपास सामान्य वर्ग की संख्या इस देश में है। आप सर्वे करवा लो, ना हो मेरा नाम राजशेखर। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, माननीय काशीराम जी ने ना बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, उन्होंने किसको टिकट दी थी? अनुसूचित जाति जनजाति को और जो भी अल्पसंख्यक उनको दी थी टिकट साहब। उन्होंने कभी सामान्य वर्ग को टिकट नहीं दी, फिर भी वो व्यक्ति सत्ता में आए, राज किया। सब शुरुआत जब करेंगे तो मैं मानता हूं कि शुरुआत में आपको सत्ता पूरी नहीं मिल जाएगी। नहीं, उन्होंने सामान्य वर्ग को भी दिया, उन्होंने थैली बनाई वोटों की, शुरुआत में नहीं दिया। सुनिए मेरी बात, माननीय काशीराम जी ने कभी सामान्य वर्ग को टिकट नहीं दी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ही वो पार्टी बनाई थी। और उन्होंने जो किया अच्छा, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, उनसे मैं सीखा हूँ कि आप यदि किसी भी सामान्य वर्ग को या किसी वर्ग को लेके आप मैदान में उतरते हो तो सफलता में उतरना आवश्यक है। इसलिए जब वो सत्ता में आ सकते हैं, सामान्य वर्ग की सीटों से, अनुसूचित जाति जनजाति की वोटों से आ सकते हैं, तो सामान्य वर्ग की संख्या कम नहीं है। हम भी विश्वास दिलाते हैं, आज नहीं तो कल आपको सत्ता में आपको हम दिखेंगे। वो सिर्फ सर उस वोटों से नहीं आए, जैसे वकील साहिबान ने कहा कि तिलक तराजू और तलवार, आप समझिएगा, आपको गाली दे करके, आपको बुरा बता करके, बाकी को इकट्ठा करके सत्ता में, केवल उस वोट पे नहीं है। उस गलती का बहुत जल्दी सुधार भी किया। मायावती जी ने, आदरणीय मायावती जी ने उस गलती का सुधार किया। और हम किसी ऐसे सवाल है तो मैं इसलिए कर ले रहा हूँ, आपको अगर आपत्ति होगी तो मेरी बात सुनिए, कोई आपत्ति नहीं है। देखो कोई आपत्ति नहीं है, हम क्षत्रिय, एक सेकंड साहब, हम क्षत्रिय है, हमारा छात्र धर्म है इस देश के प्रत्येक नागरिक को न्याय और अधिकार दिलवाना, उनकी सुरक्षा करना। मैं विश्वास, आप बता रहे हैं, सुनिए तो सही साहब, मेरी बात तो सुनिए। देखिए साहब, जस्टिफाई कर देते हैं, मैं बताता हूँ सर, मेरी बात आपकी तरफ आऊंगा सर, आपकी तरफ। देखिए साहब, मैं आपको फिर समझाता हूँ। मैंने कहा एक पार्टी का हमने गठन किया, इसलिए किया कि सामान्य वर्ग की जो उपेक्षा हुई है, सत्ता से ही ये काले कानून पे थोपे गए हैं, तो हमारे लोग सत्ता में बिठाएंगे, हमारे पार्टी के माध्यम से बिठाएंगे और हम अन्याय नहीं करेंगे, हम न्याय की बात करेंगे। आप निश्चिंत रहिए,
सामान्य वर्ग जो है ना, सामान्य वर्ग वो 50% से ज्यादा है। और आने वाले 5-7 साल 10 सालों में यदि ये नहीं स्थापित हुआ सत्ता में, तो मेरा नाम राज शेखावत, मैं विश्वास है ना फौजी आदमी आपसे बात बिल्कुल, अगर कोई सवाल आएगा बिल्कुल आपके साथ आऊंगा। आप बीच में चूंकि कह रहे थे तो मैं कोर्ट की बात पे भी रह गई है, तो आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं कहाँ गलत था? आपने एक बीच में क्वेश्चन किया कि 10 से 15% या 20% आप सवर्णों को 20% क्या था? मैंने आकलन करते हैं आप, लेकिन आप मेरे को एक बात मैं नहीं आकलन करता, अगर सवर्णों की संख्या इतनी कम है तो ये राजनीतिक पार्टियां, ये बताओ 131 जो रिजर्व सीटें हैं उनको छोड़ के SC/ST को क्यों नहीं लड़ाती है? वहां पे क्यों ब्राह्मण बनिया राजपूत हमारे बीच में विभीषणों को ढूंढ के लाते हैं? क्यों लाते हैं बताओ आप? क्योंकि कहीं राजपूत ज्यादा है, कहीं ब्राह्मण ज्यादा है, कहीं विभीषणों का ढूंढना थोड़ी जाता है, पैदा हो रहे। ये विभीषणों को हमारे बीच से ढूंढ के सारी राजनीतिक पार्टी, एक की बात नहीं कर रहा, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई सी हो, आप मुझे बता दो जो 131 जो SC/ST की सीटें रिजर्व हैं, इसके अलावा कहाँ पे वो लोग के पास आप मेरे को एक सीट का नाम बताओ जहाँ पे रिजर्व सीट के अलावा SC/ST को कहीं टिकट मिलता हो, वहाँ जाके ब्राह्मण बनिया राजपूत इन्हीं को ही लड़ाया जाता है। वहाँ पे मैं दीपक गौड़ मेरा नाम है, मैं अखिल भारतीय सवर्ण सेना के नाम से मेरा संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक गौड़, अखिल भारतीय सवर्ण सेना। और आप भी कहना चाह रहे थे, वकील साहब आपके पास भी आऊंगा। मैं आपसे ये सब बातों के अलावा ये पूछूंगा कि अभी तक सुनवाई भले ही नहीं हुई है या आज होगी, लेकिन उसमें अभी तक सरकार ने, बकौल वकील आप बेहतर बता सकती हैं कि अभी तक उसमें जो जिम्मेदारी सरकार की थी उसने कितना उसे पूरा किया जो कोर्ट की अपेक्षा थी? मैं 5 मिनट इस भाषा पे बात करूंगी। सरकार किसकी? भारत की सरकार या पार्टी की सरकार? बीजेपी की सरकार या भारत की सरकार? भारत की सरकार कहीं नहीं दिखती है, ये पार्टियों का गिरोह है, राजनीतिक गिरोह है, और ये बीजेपी की सरकार है। कभी कांग्रेस की सरकार, कभी उसकी सपा की सरकार। अरे वोटर्स हम, टैक्स पेयर्स हम, देश हमारा, राज्य हमारा, तुम्हारी सरकार कैसी? जनता की सरकार कहाँ है? इस माध्यम से पूछूंगी, पहला प्रश्न मेरा। दूसरा प्रश्न, जो ये कानून लाया है बीजेपी लाई, क्या जो लोकतंत्र की विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने कभी सवर्ण की बात की? कांग्रेस और सपा, एक मिनट, कोई भी तो खूब कर रही है। सुनिए, आज वो बात दलितों की कर रही है, तो कह रही है भाई मोदी को। पहले लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। ये MP MLA जो हैं, पहली बात तो सवर्णों को चाहिए, इस माध्यम से बोलूंगी, सवर्ण अपने नेता और MP MLA का बहिष्कार करे, बाइकआउट करे, और जो सामाजिक सेवक हैं वो पार्लियामेंट में भेजे। नंबर 2, ये छठिया गए हैं सब लोग। मोदी जी 70 साल के हो चुके हैं, उनको मार्गदर्शक टीम में जाना चाहिए। 75 साल के, उन्हीं का नियम कहता है जब छठियाए लोग सरकार के बिल पास करेंगे तो बिल तो देश को बांटने वाला होगा ही, बिल तो देश को बांटने वाला होगा ही, उनको सेंस से काम करने का। यूथ का देश, तुम यूथ को बांट रहे हो, जाति संघर्ष करवा रहे हो। अगर आज UGC रोल बैक में उन्होंने पूरा धर्मेंद्र प्रधान कर दिया। जब आप UCC की बात कर रहे थे, एक मिनट आप मुझे बोलने दीजिए, पहले UCC की बात कर रहे थे आप, विश्व बीच में मत बोलने दीजिए। मैम आप बोलिए, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे और आपने हिंदू राष्ट्र को खंड खंड में बांट दिया। मत भूलो, मोदी सरकार अगर है, ये जनता की सरकार तो है नहीं, भारत की सरकार तो है नहीं, ये मोदी सरकार से, आम जनता की तरफ से मैं प्रश्न कर रही हूँ। मोदी सरकार सुन लीजिए, हम लोग अगर तुम्हें बिठाना जानते हैं, हम घसीटना भी जानते हैं, क्योंकि ये तुम सनातनों को तुमने बांट दिया। अब तुम कहते हो हम हिंदू थे, धन्यवाद तुम्हें, हमने कह दिया कि हम सवर्ण हैं, ठीक है, अब हम सवर्ण हैं, हमें हमारा अधिकार चाहिए। अगर तुम्हें हमारा टैक्स नहीं चाहिए, हमारा अब तक का जमा किया हुआ टैक्स मोदी सरकार वापस करे, सवर्णों का अब तक का दिया हुआ वोट वापस करे, और ये कहे कि हम यहाँ पे एक अपराधी हैं, मात्र वोटर हैं। सवर्णों को तुमने हिंदुओं को तुमने बांट दिया, सनातन को तुमने बांट दिया, और आज वोट बैंक के लिए तुम राजनीतिक संघर्ष नहीं, तुम वर्ग संघर्ष को करवा रहे हो। सवाल का सर वो मैम था, जवाब वो दे दिए। क्या कोर्ट में सरकार की पक्ष में सरकारी वकील ने जो कुछ यहाँ पे देना था आज 19 मार्च तक वो दिया है? अभी तक नहीं दिया है, जो मेरे संज्ञान में अभी तक की बात है, अभी तक नहीं दिया है। और ये क्यों नहीं दिया? लोकतंत्र का बहुत बड़ा तिरस्कार है। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनको 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, अभी 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वो कैसे दे देंगे इतनी जल्दी? तारीख पर तारीख, और हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। UGC काला कानून वापस ले लो मोदी, प्रतिमा उठा के फेंक देंगे हम। जय हिंद। अब एक सवाल आप चूंकि कह रहे थे, आप सुर जी आप भी आ जाइएगा और आप भी रहिएगा, जो लोग रह गए वो आए। मेरा इसमें जो समझना है
कि पहले ओबीसी, एससी, एसटी का वोट बैंक को सरकार, जो मुझे लोगों ने बताया, कई लोगों ने, सवर्ण समाज के लोग जो नेता है उन्होंने ही बताया, और उनका वोट अपनी तरफ करने का एक लॉलीपॉप दिया गया, क्योंकि लगातार राहुल गांधी से, लगातार उससे अखिलेश यादव से, इस तरह के पार्टियों से दबाव पड़ रहा था, पीडीए करके, कहीं ये खसक ना जाए, सत्ता चली जाए, ठीक है ना। अब उसके बाद में ये आया, उनका कहना था ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो बात कही, तुषार मेहता कुछ नहीं बोले, स्टे हो गया। अब स्टे की तारीख पे तारीख करके सवर्ण समाज को लॉलीपॉप मिलता रहेगा। तारीख मैम से भी आडाई मुड़े ही लगा। क्या लगता है ये पॉलिटिकल, सुप्रीम कोर्ट में भी अपने सॉलिसिटर जनरल के द्वारा पॉलिटिकल सरकार का, उसके द्वारा गेम चलाया जा रहा है? और दूसरी बात, जो मैं जब बोल रहा था तो आप किसी बात पे असहमत थे, सहमत थे, वो भी बताइए। पहला विषय ये है कि ये मैटर, अपना परिचय दे दीजिए भाई साहब। मेरा परिचय है ब्रज किशोर शर्मा, जिला फिरोजाबाद से निवासी है, और एक गरीब किसान का बेटा हूं मैं। आज जिला फिरोजाबाद से चलकर इस सुप्रीम कोर्ट के ग्राउंड में इस धरती पर आया हूं। मेरा गरीब भी होते हैं? हाँ, यस, कानून को नहीं मानता। तुषार मेहता सरकार का नुमाइंदा है, मैं बोल रहा हूँ, 2 मिनट, और वो सरकार के खिलाफ नहीं जाएगा। केवल 3 मिनट। मेरा एक ही निवेदन है कि माननीय सीजीआई साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की थी कि यूजीसी एक्ट एक विभाजनकारी षड्यंत्र है, यह भारत को भूतकाल में ले जाएगा। इसका अर्थ ये है कि जो यूजीसी की जो गाइडलाइंस हैं वो संविधान के अनुरूप नहीं है, वो देश के अनुरूप नहीं है, वो लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है। माननीय संसद, माननीय सुप्रीम कोर्ट इस यूजीसी एक्ट को अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द संविधान, इसको वापस करें। इससे हमारा देश खंड खंड हो जाएगा। इससे जो आपने शपथ ली है संविधान की 3री अनुसूची के अनुसार कि मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रयास करूंगा, उस शपथ का पालन करें, उस पालन करें। और भारत के संविधान का प्रियम्बल जो भारत की आत्मा है, भारत के संविधान का प्रियम्बल जो भारत की आत्मा है, जो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को न्याय की बात करता है, भारत की जस्टिस, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ह्यूमैनिटी की बात करता है। क्या हमें अपने संप्रभु राष्ट्र को बनाने के लिए 1947 से पहले के बनाए गए सभी कानूनों को हमें एक बार नहीं सोचना चाहिए? हमें एक देश और एक कानून बनाना चाहिए जिससे हमारा देश। आपने 1947 से बात की, कई कानून 1900। आपका पहले अपना परिचय दीजिए सर। मैं हूँ आर्य ओम प्रकाश चहार, एक्स एयरफोर्स, और हरियाणा से रहने वाला हूँ, झज्जर डिस्ट्रिक्ट का। बिल्कुल, क्या नाम बताया? नाम सर एक मिनट। आर्य ओम प्रकाश चहार, सर सीनियर सिटीजन। सर एक चीज जो मैंने सुनी, सुने, मैं जेएनयू कवरेज पर गया, मैं डीयू के कवरेज पर गया, आप लोगों ने भी विरोध करा यूजीसी कानून का, सबने विरोध करा, किसी को विदेशी नहीं बताया। वहां नारे लग रहे थे, ब्राह्मण देश छोड़ो, बनिया देश छोड़ो। तो ये यूरेशियन है। इस तरह की भावना सिर्फ पॉलिटिकल है। दूसरी चीज, मैंने ग्राउंड पे जो रियलिटी, एक सर पूरा सवाल नहीं सर, पूरा एक सवाल हो जाएगा, बस एक सवाल और है ताकि फिर उस पे आप सब दीजिएगा। एक तो मैंने ये वाली बात कही, दूसरा मैंने देखा जो ओबीसी है वो गांव और देहात सब जगह ऐसी व्यवस्था है, वो सबसे ज्यादा एससी एसटी से पीड़ित है, वो भी इस यूजीसी कानून से खुश है। क्या वो लपेटे में नहीं आएगा जब विश्वविद्यालय में होगा इस एससी एसटी कानून के? सभी आएंगे। अब दोनों सवालों का जवाब दे दीजिए। एक एक पूछा, मैं भूल जाता हूँ। चलो आप पहला वाला तो वकील साहब से पूछ बोलो। पहला कौन सा था? पहला वाला ये था कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो, ये यूरेशियन है सब। अब तो आर भी लगाए हो, आपके आर ही विदेशी है। इनको पता नहीं, ये देखो, इनको ये नहीं पता हमारे देश का पहला नाम था आर्यवर्त, सृष्टि का पहला। इस सृष्टि को बने 1 अरब 96 निवासी हम हैं, हम मूल निवासी हैं। सुनो श्री, देश का सबसे पहला नाम, इस वर्ल्ड की सबसे पहले जो था ना वो आर्यवर्त था, और ये देश बाद में बने हैं। इसको बने 1 अरब 96 करोड़ 8,53,125 थे, आज से 26 में लगे हैं। और आर्यवर्त देश था ये। उसके बाद बना भारत, फिर बना हिंदुस्तान, फिर बना इंडिया। ये हमारे देश में हिंदू नहीं है, हम आर्य हैं। आर्यवर्त में रहने वाला आर्य होता है। रशिया में रहने वाला क्या होता है जी? रशियन। तो आर्यवर्त में रहेगा आर्य। हमारा धर्म है सत्य, सनातन, वैदिक धर्म, और ये मुगलों ने दिया।
हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये मुस्लिम कंट्री के नाम है। अच्छा, एक सवाल का जवाब बोलो। दे दो, हो गया। एक-एक ये बोल मैं दो। समझ गया। हाँ। एक सवाल और है, शेखावत जी ने एक सपना दिखाया है, सपना सच हो नहीं हो मुझे नहीं हाँ। पता। वो जो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक पार्टी बनाई है, एक अग्निहोत्री जी पूर्व जो एसडीएम है बरेली के, उन्होंने ही बनाई है, ऐसे पार्टी भी बनती रहेंगी और भी बनेंगी, जो संगठन भी होगा। क्या लगता है कि कोई सफलता मिलेगी? चांस 100%। क्यों मिलेगी बताओ? हम उनको हटाएंगे, जैसे रामविलास पासवान, ओम बिरला, ये मुर्मू, ये मोदी पीएम बन गया, फिर भी ये उसमें आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। इनको हटाएंगे। जिन्होंने नहीं मिला आरक्षण, हम गरीब को साथ लेंगे, हम गरीब को न्याय दिलाएंगे। रामविलास पासवान, ओम बिरला, मुर्मू, मोदी के अगर बच्चे होते तो उसको भी आरक्षण मिलता। और एक गरीब आदमी जिसको, और सुनो, एक गरीब आदमी जिसकी 15,000 तनख्वाह है, उसको एक पकौड़ा मिलता है 15,000 रुपए का, और इनको 2.5 लाख रुपए इनकम है, और इनको पकौड़ा समोसा मिलता है 2.5 रुपए में, लागत 10 रुपए है। ये बहुत गरीब हैं। और इस संसार में, इस देश में सबकी पेंशन खत्म कर दी। ये नु कहता मैं 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, तो 12 साल हो गए, 24 करोड़ नौकरी होती ना, अभी 24 लाख भी नहीं दी। ये 100% नहीं, 200% झूठा है। इतनी बड़ी झूठ किसी ने बोली। और सबसे बड़ा और 15 लाख रुपए हल्के खाते में, 15 पैसे भी नहीं आए जी, कहाँ गए? और आज तक कभी मोदी बनने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्यों नहीं करते? काट रहे हो। और मेरे सामने की बात कर रहा हूँ। आप एक बात आते हैं सर, जब मैं SC ST और OBC समाज के लोगों की कवरेज करने गया, पहले मैं सनातन की कर चुका था, उस समय ये सुप्रीम कोर्ट से स्टे लग चुका था। मैंने कहा, प्रोफेसर थे मीणा साहब, DU के सुरेंद्र मीणा, बोले भाई वो तो स्टे दे ही देगा सुप्रीम कोर्ट, हमारी वहां पे हिस्सेदारी नहीं है। आप वकील हो, इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट में, जैसा हमारा सबसे बड़ा न्याय का मंदिर, आप सब लोग वकील हो, यहाँ पर मैंने नहीं देखा, कई निर्णय ऐसे आए, जजों की जाति कुछ भी थी, धर्म कुछ भी था, निर्णय कानून से हुआ। ये बात कहां तक, इस सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिसीजन हमारे मन का ना दे तो हम कह लें हमारी जाति का जज नहीं था। जी, सबसे पहले मैं, जो वर्तमान मुद्दा है यह यूजीसी का, मैं लॉयर हूं, पे ही है सर, और मैं नहीं चाहता हूं कि बहुत बातें ऐसी होती, हम लोग की भी गाइडलाइन है कि हम लोग भी ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन यह जो वर्तमान मुद्दा है यूजीसी का, यह यूजीसी अननेसेसरी थोपा गया एक बिल है, जनता पे अननेसेसरी थोपा गया एक्ट है। मैं पहले क्लियर करूं, आरक्षण सभी स्टेटों में लागू है, आरक्षण कंप्लाई हो रहे हैं, हर जगह पालन हो रहे हैं, आरक्षण का फॉलो किया जा रहा है, कहीं से भी उल्लंघन नहीं हो रहा है। जो छूट मिलनी चाहिए ओबीसी को, दलित को, ओवरऑल SC एक्ट के तहत भी जो आपको एडवांटेज एज पर लॉ दिया गया है, आपको जो रूल के तहत, एक्ट के तहत जो छूट मिलनी चाहिए वो मिल रही है। मैं नहीं कह रहा कि गलत केस हो रहे, सही केस हो रहे, मैं देख रहा हूँ 100 में से 75 केस झूठे हो रहे हैं। SC एक्ट की हो चाहे जो भी हो, 75% केस झूठे हो रहे हैं, झूठे फाइल हो जाती है, पनिश हो जाता है, आप सुनते रहते हैं। रही बात की जो सुप्रीम कोर्ट की है, यह एक्ट लाने वाले जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वर्तमान में कहीं से इस एक्ट की कोई सुगबुगाहट नहीं थी। यह मोदी जी के एक वीडियो को मैं सुन रहा था, कभी कभी मौका मिलता है मैं सुनता हूं, उन्होंने स्पष्ट बोला, उस वीडियो में उनका स्पष्ट बयान है कि हमें भविष्य में जो हम पे अत्याचार किया गया, उस भविष्य की अत्याचार का बदला लेने, पूर्व की अत्याचार का बदला लेने के लिए अब हमें मौका मिला है। ये वीडियो इस लाइन से, ये जस्ट 2-3 दिन पहले इनकी हो रही है कि अब हमें मौका मिला है, का वीडियो होगा सर जी, अब हमें मौका मिला है और हम इसका फायदा उठा रहे हैं। ये यूजीसी को हथियार समझ के इन्होंने प्लांट किया है। इससे कोई फायदा दलित को नहीं है, कोई फायदा ओबीसी को नहीं है, सिवाय इसके कि जो बच्चे स्कूल में जाते पढ़ाई के लिए, हम लोग गुरुकुल में पढ़े, हम लोग छोटे विद्यालयों में पढ़े, जहां दलितों, मैं बिहार से हूं, मेरा फ्रेंड
दलित संप्रदाय से था। मैं जब खेल के आता था तो वो अपने घर लेके जाता था, वहां पे घर पे चना मूंगफली जो भी उनके घर बैठ के, और मैं जानता भी नहीं था बहुत दिनों तक, 20-21 साल तक, कि ये जाति पाति क्या होती है। अब ये दलितों को, पिछड़ों को, ओबीसीओं को इस एक्ट के तहत अपनी तरफ मोटिवेट करना चाह रहे हैं। इस एक्ट का उद्देश्य ही इनका कि इससे हमें भविष्य में फायदा हो, क्योंकि अब इन्हें खाई दिखाई दे रही है। लोग भूल गए हैं कि इन्होंने देश का निजीकरण किया। लोग भूल गए हैं कि इन्होंने देश में सबसे बड़ी एक्शन, सबसे बड़ी इनकी जो एक्ट हुई वह ये कि इन्होंने अग्निवीर ला करके, अग्निवीर को लागू करके हमारे देश के नौजवानों के भविष्य को खराब किया। 4 साल की नौकरी के बाद उसकी लाइफ कहाँ जाएगा, डिस्ट्रॉय होगा, क्या होगा, नहीं होगा, कोई नहीं जानता। इसके अलावा सेना के संगठनों का प्राइवेटीकरण करना, LIC हो या और जितनी भी संगठन हमारे देश में थी, जितनी भी संस्थाएं थी, उन सब का प्राइवेटीकरण करके आर्थिक स्थिति इंटरनल दिखा रहे लोगों को कि हम बहुत विकास कर रहे हैं। यह विकास हमारे आपके बेचे गए खून से हो रहा है। ये चाह रहे हैं कि लोग इस बात को भूल जाए कि कोरोना काल में आपने पूरी देश को गलत इंजेक्शन, गलत गाइडलाइन दे करके और जनता को पेनलाइज कर दिया, जनता को पेनलाइज कर दिया। जनता बुलाने के आज लिए 40 साल में, 35 साल में लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं सर। तो इसको लोग भूल जाए, इस यूजी में अटक जाए, यूजीसी में लोग जात पात में उलझ जाए। यही इस यूजीसी का उद्देश्य है। इससे कोई दूरगामी रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। मैं दलित हो चाहे ओबीसी हो, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस यूजी से कोई फायदा नहीं है। फॉर फ्यूचर कुछ मिलने वाला नहीं है, सिवाय आपस में लड़ाने के, सिवाय आपस में लड़ने के, और सिवाय जो कह रहे थे कि भारत हमारा, जो हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और भारत को हम सोने की चिड़िया बनाएंगे, भारत को आप धीरे धीरे अंतर कलह और द्वंद्व में डाल के खोखला कर रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम राजकुमार ठाकुर। बिल्कुल। मेरा नाम शैलेंद्र आजाद त्रिपाठी है। त्रिपाठी जी कहाँ से आते हैं आप? मैं प्रयागराज से हूँ और आजाद मंच भारत का जो क्यों आए आप सुप्रीम कोर्ट में? डिसीजन हो ही जाता। सुप्रीम कोर्ट में आया हूँ कि शायद कुछ हमारे लिए किया जाए। ये दूसरा मंडल कमीशन यूजीसी के नाम पे ला रहा है मोदी। वैसे दशा हो जाएगी जैसे बीपी सिंह की हुई है। बीपी सिंह हमारे घर से 15 किलोमीटर दूर के हैं, हमारे क्षेत्र के राजा हैं वो। पर ये नहीं इनको पता है कि सवर्ण समाज ही हर हर मोदी भी करता था और मुर्दाबाद भी बोलेगा। आज मेरी पूरी, अब तो कोर्ट में है मामला, कोर्ट में है। कोर्ट कहाँ मानती है ये सरकार? तानाशाही सरकार है। कितने मतलब फर्जी केसों में SC/ST एक्ट में विष्णु तिवारी का नाम सुना होगा, बेचारा 20 साल जेल में रहा। 20 साल जेल में रहा, माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद ने बरी किया कि आप निर्दोष हो। 20 साल की जवानी कौन देगा? आज वही यूजीसी ला रहे हैं। अब कॉलेज में हमारा कोई बच्चा पढ़ने जाएगा, उसके दिमाग में रहेगा कब कोई फंसा दे मुझे। तो वहां जो यंग बच्चा जा रहा है, अगर खुदा ना खास्ता उसके साथ गलत हुआ तो फिर क्या करेगा? वो हथियार उठाएगा। फिर कोई न मोदी न योगी नहीं रोक पाएंगे। इतनी बड़ी बात कर रहे हो? बिल्कुल यही अब सवाल आ गया कि हथियार उठाने पर मजबूर हो जाएगा। मैं इस देश को सवर्णों ने अपने खून पसीने से सींचा है। राजपूतों ने अपनी रियासतें दान कर दी, ब्राह्मणों ने अपना खून पसीना दान कर दिया। आज उनके परिवार के साथ ऐसा अत्याचार कर रही मोदी सरकार की कह नहीं सकते। ब्राह्मणों की हत्या यूपी में लगातार हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं भी एक फर्जी केस में, मेरे पिताजी 14 दिन जेल में रहे, नैनी सेंटर जेल में। किस तरह का केस था? फर्जी, मेरे घर का ही मतलब परिवार का एक मामला था, उसको फर्जी तरीके से फंसा के जेल में डाला गया है। क्योंकि मैं सवर्ण आंदोलन का अगुवा रहा हूं दिल्ली में, मैं संगठन महामंत्री हूं आजाद मंच का। बिल्कुल। तो ये तमाम चीजें थी जो मैंने आपको बताई, अभी भी चल रहा है। बिल्कुल। क्या बताना चाहते हैं? इधर आ जाइए। हाँ बिल्कुल। आज हमारे देश में नेता लोग राइट टू इक्वलिटी तो बताते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भूल गए हैं। वो ये भी बताना उनको चाहिए, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा खराब होती है, इसलिए उनको ये भी बताना चाहिए कि अगर हम माइनॉरिटीज के राइट प्रिवेंट कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं, तो कहीं दूसरे किसी कम्युनिटी के राइट तो इन्फ्रिंज नहीं हो रहे हैं। राइट्स के साथ लाइबिलिटी भी आती है, और इनको ये पता होना चाहिए कि आप उनको तो प्रोटेक्शन दे रहे हो, लेकिन हमारे साथ आप पैसिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। बिल्कुल। बाकी साहब, ये तो हम सभी लोगों ने ये बात कही, आपने थोड़ा सा उसमें और जोड़ा। लेकिन अब मामला चूंकि कोर्ट में है, तो इधर आ जाइए, कैमरा इधर है। तो
कोर्ट में है, आज कोर्ट में डिसीजन हो जाए, बारिश सी बूंदाबांदी हो रही है, आप लोग खड़े हो, कोर्ट पे डिसीजन पे तो भरोसा है ना। हाँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट पर पूरे देश की जनता को भरोसा होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देगा, और कॉन्स्टिट्यूशन में वी द पीपल ऑफ इंडिया को ही सुप्रीम बताया गया है। तो अल्टीमेटली सरकार ये ना समझे कि उनके पास ही सुप्रीम पावर है, वी द पीपल ऑफ इंडिया इज सुप्रीम। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मैं एडवोकेट विशाल सिंह। विशाल सिंह जी। तो ये तमाम वकील साहिबान थे और करणी सेना के नेता भी हैं। करणी सेना उन्होंने घोषणा की है कि हम एक पार्टी बना रहे हैं, अग्नोती जी ने भी पार्टी बनाई है। उन्हें उम्मीद है कि वो पार्टी एक परिवर्तन लाएगी। कोर्ट में सब कुछ हो रहा है, लेकिन गहमा गहमी जबरदस्त है। आप इस पूरी वार्ता को क्या समझते हैं? क्या वास्तव में जिस तरह से सवर्ण समाज के लोग दावा कर रहे हैं, क्या वो अपनी उतनी शक्ति दिखा पाएंगे? क्या वास्तव में जो कोर्ट है वो तारीख पे तारीख मिलेगी? क्या अभी तक बता रहे हैं कोई उसमें अपने तमाम जो कागजात है वो दाखिल नहीं किए हैं? ये सब चीजें आप इस पूरे वार्ता को कैसे देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन अजय के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.